हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज किसको बोलते हैं? ये इनका लोगो है। इसमें 7 देश आते हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। 7 कंट्री हो गए। EU इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन G7। यूरोपियन यूनियन भी इसमें रिप्रेजेंट करती है। बड़ी अच्छी बात, G7 में आ गई। अच्छी बात। अब आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से ये मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल है साहब। कनाडा की कोई बराबरी करेगा? फ्रांस की बराबरी करेगा? पैसा बहुत है भाई साहब। इटली, जापान, यूके डेवलप्ड नेशंस हैं सारे। बेस्ट काम है। पहले इसको G8 बोलते थे, लेकिन रशिया इससे बाहर हो गया। देखो, रशिया का एटीट्यूड जो है वो दादागिरी वाला एटीट्यूड है। रशिया अपने आप को दादा समझता है। तो क्रीमिया वाली क्राइसिस हो गई थी ना, क्रीमिया को हड़प लिया था रशिया ने, तो G8 में से 8 को 7 कर दिया। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब देखो, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू फैसिलिटेट शेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव होलिस्टिक वे में जो मैक्रो व्यू होता है ना इकोनॉमी का, उसको देखने का काम किया, उसके उसमें हेल्प करने के लिए, जैसे जीडीपी वगैरह ये सब चीजें। तो मैक्रो इकोनॉमी के पोर्शन है ना, ये सारे अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्योंकि एक्सचेंज रेट कोलैप्स 1971 में आया था। मतलब जितना सोना रखा था ना, मतलब सोना तो महंगा था और डॉलर सस्ता हो गया था, तो लोग ना घर में सोना लेके बैठ गए थे। 1971 का एक्सचेंज रेट का क्राइसिस आया था, तो उसके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था। बड़ी अच्छी बात। ये एक्सचेंज रेट वाला क्राइसिस और वो सब आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉपरली पढ़ा दिया जाएगा, है ना, तो वहां पर इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे। अब जो G7 समिट एनुअली होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे डिस्कस करते हैं, और एटलीस्ट सेमी एनुअली इसके फाइनेंस मिनिस्टर भी मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात। मतलब इसका समिट तो होता है हर साल एनुअली, और G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो एटलीस्ट सेमी एनुअली मिलते हैं। ठीक है, मिलने दो, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। आगे करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 44-45 ईयर्स जेंडर इक्वेलिटी एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप की गई। देखो, जेंडर इक्वेलिटी पे अब दुनिया काफी ध्यान दे रही है। महिला सशक्तिकरण वाली चीजें होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है ना, मेल और फीमेल पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हो क्या गया है, मेल डोमिनेंस कुछ ज्यादा ही है। इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सोसाइटी क्रिपल तो हो ही रही है ना। सोसाइटी क्रिपल क्यों हो रही है? विमेन का डेवलपमेंट नहीं है, और उसका भी उतना ही भागीदारी है समाज को बनाने में, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ना, तो समाज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सब जगह देखना आप, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो इसमें इसने भी अपनी भागीदारी की। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसका एम क्या है? टू कन्विंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू सेट अप सच काउंसिल एंड इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द रूट। देखो, हर जगह जेंडर इनइक्वालिटी का काम देखा ही जाता है। अगर लड़की को रिक्रूट करना है ना, तो लड़की को अवॉइड करने का कोशिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई लड़की क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। ऐसी लोगों की सोच है, तो वेलफेयर एटीट्यूड नहीं है। उनको लगता है कि मेल मेंबर अगर हम रिक्रूट करते हैं ना, तो उसी से हमें फायदा होएगा। ऐसा नहीं है, एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। थोड़ा तो हमको वेलफेयर मोड में भी, और किसी पर एहसान नहीं कर रहे यार, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ये ड्यू राइट है उनका। और इस वजह से हो क्या रहा है, ओवरऑल अपना नुकसान ही हो रहा है। लॉन्ग रन में देखा जाए ना, तो नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान, आधा ही डेवलपमेंट हो पाया है। आगे, इट कैरीज आउट मैंडेटिंग एडवाइजिंग G7 प्रेसिडेंसी एंड रिकमेंडिंग कंक्रीट एक्शन फॉर द G7 टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस द एरियाज ऑफ द G7 वर्क। बड़ी अच्छी बात, होना भी चाहिए। आगे चलते हैं। इसके मेंबर्स कौन से हैं? तो ये सब इसके मेंबर हैं। ये तो डायरेक्ट मेंबर ही हो गए 7। उसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन वाले हैं, है कि नहीं? यूरोपियन यूनियन को लाइट कलर से दर्शाया गया है, और बाकी जो 7 मेंबर्स हैं उनको डार्क कलर से। बढ़िया काम है ना। तो इसके मेंबर्स हैं। बार बार। अच्छा, ये छोटा सा टुच्चू सा एरिया क्या है? ये फ्रेंच गयाना, जो कि फ्रांस का पार्ट है। फ्रांस ने, साले ने छोटे छोटे आइलैंड है ना, बहुत छगे रखे हैं पूरी दुनिया में। तो छोटे छोटे नीले नीले हिस्से आपको देखने को मिलेंगे ना। एक सेकंड मिटा देता हूँ कहीं। अच्छा, मैंने बना दिए तो, एक सेकंड इसको मिटाते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि सर जी आप भी मजे लेते हो हमारे हैं,
खुद ही डॉट लगाते हो और कहते हो फ्रांस का हिस्सा है। लेकिन काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो फ्रांस का हिस्सा हैं। तो सबसे ज़्यादा आइलैंड है ना इस टाइप के छोटे छोटे, ये फ्रांस ने बहुत ले रखे हैं, तभी इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर यूएस का। तो इधर हो गए काफ़ी जगह इनके छोटे छोटे फ्रांस के एरियाज अपने को देखने को मिलेंगे। सही है। तो ये लोकेशन देख ले हो ना बार बार में, तो जितना ज़्यादा बार ये लोकेशंस देखते रहोगे ना, मैप तो रटा ही जाएगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैप आपका हो गया ना तो 4 to 5 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट होने का आपका हिसाब किताब बन जाएगा। बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैपिंग हो नहीं पाएगी, तो इसको ध्यान रखो। आगे चलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इन G7 कंट्रीज के अंडर ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रहती है, जो पाकिस्तान का हमेशा बाजा बजाए रखती है। इसको ध्यान से समझना, क्या इसका हिसाब किताब है, क्यों ये बनाई गई है, इसका जुगाड़ कल्याणकारी कार्यक्रम बहुत जरूरी है। क्या है देखो, देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 1989 में फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, और हेडक्वार्टर सॉरी पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी में, तो ये बन गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना एंड प्रोमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स। किसके लिए, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना, और अदर रिलेटेड सिस्टम टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो 2 नंबर का जो धंधा होएगा ना, तो वो क्या करेगा, पैसे को मुख्य धारा से, मतलब मेन स्ट्रीम मनी को ब्लैक मनी बनाएगा, ब्लैक मनी बनाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग होएगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग होएगी तो वो कहाँ पे जाएगा, वो अनइवन एक्टिविटीज में ही जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग में ही जाएगा, गलत धंधों में जाएगा। और उसका सरगना सबसे बड़ा है पाकिस्तान, है ना। और पाकिस्तान की हमेशा लताड़ लगती रहती है कि आप इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, टेररिज्म को मिटाने के लिए क्या एक्शन ले रहे हो। तो भाई साहब हमेशा जब भी उनके रिप्रेजेंटेटिव चेक करने आते हैं ना, तो पाकिस्तान हमेशा फेल होता है, तो उस पर सैंक्शन लगा देते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, पैसे वैसे लोन वोन उसको नहीं मिल पाते हैं, तो ये चीज़ उसके साथ में गलत हो जाती है। सो इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच वर्क्स टू जनरेट नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू दीज एरियाज। अब देखो FATF ने सैंक्शन लगा दिया किसी पे, ठीक है, सैंक्शन लगा दिया, तो भाई साहब सब लोग सोचेंगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और ये सही से सैंक्शन भी लगा रहे हैं, तो भाई हम तो उनको लोन नहीं देते, हमें तो उससे रोटी बेटी का व्यवहार उस कंट्री के साथ में रखना ही नहीं है। तो कौन रखेगा, कोई नहीं रखेगा, पाकिस्तान बर्बाद, बेस्ट काम हो जाता है। आगे देखो, मैं बार बार पाकिस्तान को गाली दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ, पर ये है जस्ट उसकी पॉलिसीज खराब है और थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लोग हर जगह अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसकी पॉलिसीज, पाकिस्तान भटक गया अपने रास्ते से। द वे दिस कंट्री हैज टू बी मूव्ड, वो चीज उसके साथ है नहीं, तो जिस वजह से क्या है, ओवरऑल पाकिस्तान एज अ नेशन फेल हो रहा है, विच इज अ बैड थिंग, है ना। मेरे को उससे प्रॉब्लम है बस। और प्रॉब्लम भी क्या है, वो खुद अपना देखेंगे और थोड़ा बहुत अपन मजाक उड़ा लेते हैं, वो तो वैसे उड़ा ही लेते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो, इट एम्पावर्ड टू कर्टेल फाइनेंसिंग ऑफ UN डेसिग्नेटेड टेरर ग्रुप। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन जिनको टेररिस्ट ग्रुप बताती है ना, उनको कर्टेल, उनकी फाइनेंसेस को कर्टेल करने का काम करती है। जैसे जैश ए मोहम्मद। अब बताओ, जैश ए मोहम्मद का मतलब पता है क्या होता है, फरिश्तों की सेना, मोहम्मद के फरिश्तों की सेना। मोहम्मद कौन, प्रॉफिट मोहम्मद, पीस मैसेंजर। और बताओ, जैश ए मोहम्मद के नाम पर 2500 सेंटर उसने पाकिस्तान में बना रखे हैं, है ना, रिक्रूटिंग सेंटर, और जिहाद फैला रहे हैं, क्या नॉन मुस्लिम्स को खत्म करेंगे। पागल आदमी है यार। जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा। तैयब कौन थे, बड़े पीसफुल आदमी थे, उनका लश्कर है, तो पीसफुल लोगों का लश्कर है। नाम तो इतने प्यारे प्यारे रख रखे हैं अरेबिक वर्ड में, और काम बिल्कुल उल्टे। हाफिज सईद, तो उन सब की फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए ये काम करता है। एंड इट कैन पब्लिकली सेंसर कंट्रीज दैट आर नॉट बाइंडिंग इट नॉर्म्स, जो इसकी बातों को फॉलो नहीं करता उनको सेंसर करने का काम करते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन है, 39 मेंबर्स हैं, 37 मेंबर्स और 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और इसमें यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको भी ले रखा है। तो अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं, सारे कौन से हैं। तो 2 जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई ना, वो तो एक यूरोपियन कमीशन
और दूसरी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इन दोनों, यूरोपियन कमीशन हमने देख ही लिया है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आगे करेंगे। बाकी मेंबर्स कौन है? तो भाई साहब सीधी सी बात है, एक एक बार मैं इनके सारे मेंबर्स का नाम ले देता हूँ। इनसे है ना, इनके मेंबर कौन है कौन नहीं है, तो ओड मैन आउट वाला क्वेश्चन कर सकती है यूपीएससी की, इनमें से कौन इसका मेंबर नहीं है। तो देखो इतना रटा तो नहीं जाएगा, लेकिन हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। तो फिर से अपनी एटलस को खोल लो, वीडियो को कर दो पॉज, जैसे जैसे नाम लेता जाऊं लोकेट करते जाना, वर्ल्ड मैप को खोल लो। तो सबसे पहला अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, फिर जर्मनी, ग्रीस, अगला हांगकांग। ठीक है, ये वाला हो गया। देखो हांगकांग जो है चाइना से अलग इसने ज्वाइन किया है हांगकांग ने। फिर आइसलैंड, उसके बाद इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, उसके बाद लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो 37 प्लस 2 39 हो गए ना, इसको ध्यान रखना, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, सऊदी अरेबिया और इजराइल है ना, ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं इसमें, है ना, तो इनको पार्शियल मेंबरशिप दी गई है। तो पार्शियल मेंबरशिप, मेंबर तो हैं ये, लेकिन पार्शियल मेंबर है। इंडिया कब बना था? 2010 में इसका मेंबर बना था, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब देखो ये हमेशा है ना बात चलती रहती है कि ब्लैक लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट कर देंगे पाकिस्तान को, ग्रे लिस्ट क्या कर देंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुन लो। देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट जो कि FATF मेंटेन करता है, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट क्या है? उन कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया जाता है जिन जो कि अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस हैं। दीज कंट्रीज आर नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCTs। मतलब देखो अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस क्या है? बोले कि हमारे यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, भेजो अपना पैसा। ठीक है, टैक्स फ्री कंट्रीज टैक्स हेवंस हो गए, लेकिन उन पैसों को गलत जगह पे लगाया जा रहा है, तो वो हो गए ब्लैक लिस्ट वाले। वहां पर पैसा आता है और गलत जगह में जाता है, तो ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज हो गए। अच्छा, एक होते हैं ग्रे लिस्ट। देखो ग्रे थोड़ा कम काला होता है और ब्लैक ज्यादा काला। तो ज्यादा काला कौन? जो और काले काले काम करता है। तो ग्रे के बाद में ब्लैक ही आता है। तो ब्लैक पहले पढ़ लिया था ज्यादा काला, अब कम काला पढ़ लेते हैं ग्रे। ग्रे लिस्ट क्या है? वार्निंग दी जाती है उन कंट्रीज को कि भाई साहब तुम जल्दी ब्लैक बनने वाले हो। बट इवन व्हेन अ कंट्री कम्स अंडर ग्रेट लिस्ट, इट मे फेस प्रॉब्लम्स। क्या? लोन नहीं मिलेंगे, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, उसके साथ में रिडक्शन इन ट्रेड हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, एक बार मुंह पर कालिक पुत गई या फिर ग्रेलिक भी पुत गई ना, तो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। फिर देखो सीधी सी बात है, वहां पर कौन व्यापार करना चाहेगा? अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपना फॉरेन इन्वेस्ट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर? नहीं, ट्रेड कोई करना ही नहीं चाहता, कंट्री की इकोनॉमी एकदम डाउन है। तो वो वाला हिसाब किताब। भाई साहब दिल्ली की जितनी GDP है ना, पाकिस्तान की उतनी है, तो कहाँ कोई उससे मिलना चाहेगा, है ना। ये अच्छी चीज तो होगी नहीं उनके साथ में। तो वही वाली चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर अपन देखते हैं G20, ग्रुप ऑफ 20। G20 कंट्रीज क्या है? तो इसमें वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड और एमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, वो हैं। 2020 के अंदर इसका समिट होने वाला है, रियाद समिट, है कि नहीं। ये इसके कंट्रीज हैं सारे। अच्छा, ये जो कंट्रीज है ना, नीले वाले इसके कंट्रीज हैं। बाकी जो ये कंट्रीज है ना, ये पिंक पिंक में दिख रहे हैं, ये इनवाइट कर लेते हैं किसी किसी समिट में ऐसे ही। तो वो ये मेंबर कंट्रीज नहीं है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये बना कब था? 26 सितंबर 1999 को बना था, 20 साल पहले। हेड ऑफ स्टेट सारे मिलकर बनाए थे। अब इसका पर्पस क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो G20 इकोनॉमी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को सुधारना है। 2020 में रियाद में, सऊदी अरेबिया में इसका सबमिट होएगा, जिसके की चेयरमैन कौन होंगे? वहाँ के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अब ये पता नहीं इनका खुद का नाम है कि पूरे खानदान का नाम है। चलो ठीक है, इसकी साइट है G20.org, इसको विजिट कर लेना, बड़ी अच्छी बात, अपना भी नाम दर्ज करा लेंगे। मेंबर कंट्रीज कौन कौन है एक बार देख लेते हैं।
पंजाबियों की फेवरेट प्लेस कनाडा, मैंने ना कनाडा जाना। उसके बाद फ्रांस, मामा मिया, मामा मिया फ्रांस नहीं होता शायद। उसके बाद जर्मनी, है ना, उसके बाद इटली, फिर है जापान, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। अब सबको मार्क करते रहना एटलस में, देखते रहना। उसके बाद रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन। इट एक्ट्स एज अ फोरम किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फॉर 20 मेजर इकोनॉमीज। मतलब हमारे सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी देखने का काम करते हैं और पैसे वैसे छापने का काम करते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन का भी काम करते हैं। तो उनको हिसाब किताब देखने के लिए ये काम करता है, बड़ी अच्छी बात। और क्या करेगा? इसका एम क्या है? स्टडी करना। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड क्यों किया गया? स्टडिंग, रिव्यूइंग एंड प्रोमोटिंग हाई लेवल डिस्कशन ऑफ पॉलिसी इशूइंग पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, इंटरनेशनल, मतलब सस्टेनेबल व्यवहार हो सारे देशों के बीच में इन ऑर्डर टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसा वाला काम है। तो पॉजिटिव चीज़ है, उसके लिए ये सब लोग साथ में आए, बड़ी अच्छी बात। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें। द G20 हेड्स, गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट हैव एनुअल समिट होते हैं, एनुअल समिट होते हैं इनके। सिंगापुर ने एक ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप बनाया। अब देखो सब रटने वाली चीजें हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मेरे को जो दिए गए हैं वो रटने वाले, है ना, तो उसको करने की अपन कोशिश करते हैं। सिंगापुर ने ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप बनाया जो कि इनफॉर्मल ग्रुप है 28 नॉन G20 कंट्रीज के, इंक्लूडिंग माइक्रो स्टेट एंड मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसको बोलते हैं? जो अंडर डेवलप्ड है। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं और एक अंडर डेवलप्ड है, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। जिससे कि कलेक्टिव चैनलिंग हो पाए उनके व्यूज की इनटू द G20 प्रोसेस मोर इफेक्टिवली। देखो ओवरऑल तो G20 का मकसद ये है ना कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। अब ये 20 देश तो इसका हिस्सा है नहीं केवल इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल में तो 190 से ज़्यादा देश हैं, लगभग 200 के अराउंड कंट्रीज हैं। तो उनके व्यूज़ कैसे आएंगे? तो भाई उनके लिए इन्होंने फिर सिंगापुर ने ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप बनाया और यहाँ पर अपने नुमाइंदे भेजेगा कि भाई आप हमारी भी सुनो, तब जाके इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह का इसका एम है। बड़ी अच्छी बात। एक और चीज़ इसने की थी, इन्होंने G20 के अंदर डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स भी बनाई है, डेटफ, प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़िया बात है। फर्स्ट टाइम इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन 2022। तो याद रखना, आ जाना। 2017 तक 20 मेंबर थे, अभी भी 20 ही मेंबर है। स्पेन, हाँ एक चीज बता देता हूँ, स्पेन इसका परमानेंट गेस्ट इनवाइटी है। मतलब मीटिंग बैठेंगे ना तो एक गेस्ट तो पक्का ही है। अब पता नहीं चलेगा कि मेहमान है कि मेजबान है, लेकिन मेहमान ही है। लगता ये है कि ये मेजबान भी हो सकता है। तो स्पेन इसका परमानेंट गेस्ट इनवाइटी है, फैक्चुअल चीज है, याद कर लो, रट लो। यूरोपियन यूनियन भी रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं, सारे मेंबर कंट्रीज देख लो। एक जो जर्मनी में सबमिट हुआ था ना उसका, तो ये जो ऑरेंज वाले हैं ना, तो ये तो मेंबर्स हैं, और बाकी ये नीले वाले हैं ना, तो ये गेस्ट बुलाते रहते हैं ना, तो ये गेस्ट ही हैं सारे। लेकिन इनमें एक परमानेंट गेस्ट है, घर जमाई स्पेन, है ना। अब कनाडा है, यूएस, मैक्सिको, मैप याद कर लो। उसके बाद में ब्राज़ील, अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका से 2 हो गए। देखो अफ्रीका से तो केवल साउथ अफ्रीका की इमेज अच्छी है इसमें, मतलब साउथ अफ्रीका का काफ़ी हिसाब किताब सही है, तो वो भी इसका हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया है इसमें, इंडोनेशिया है। अच्छा सिंगापुर उस टाइम पे कोई कहीं पे सबमिट हुआ होगा, तो वहाँ पर सिंगापुर जो है उसको इनवाइट किया गया था, बड़ी अच्छी बात। नॉर्वे, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस भी है, इंडिया, टर्की, रशिया। हम इनको स्टेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख रहे हैं बस, है ना। चाइना भी आ गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहने कोई रिपब्लिक है, रिपब्लिक जैसा इसमें कुछ है नहीं चाइना में। देखो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए 2 आवाज होने चाहिए, पार्टी तो इसमें एक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसी में से इलेक्ट होते रहते हैं, तो ये काहे के इलेक्शन हुए।
तो कहने को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ऐसा कुछ है नहीं। बड़ी अच्छी बात। खैर मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बट थोड़ा है उस तरह से। और आपको भी है ना यूपीएससी तक एटलीस्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहना ही है, और बाद में आपको नेगेटिव भी नहीं होना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है चीज़ों को। क्रिटिकली एनालाइज, ऐसे ही नहीं कि किसी को गाली बक दो, क्रिटिकली एनालाइज, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, हर चीज़ को तार तार करना। ये इन कंट्रीज के फ्लैग हैं, इनको भी देख लेना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जैसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट जो करेक्ट नहीं है तो उसको मार्क कर लेना। यूपीएससी के पेपर में बड़े सारे ऐसे सवाल गलत होते हैं, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले मेरे को बी स्टेटमेंट दिखा था, इंडिया विल होस्ट 2022 का G20 समिट, तो ये करेक्ट है, तो मैं इसको काटूंगा ऑप्शन को। नाउ द G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ओनली, मुझे नहीं पता। इट एम्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, बढ़िया बात है, तो ये भी इसका सही है। इट्स मीटिंग आर हेल्ड बाई एनुअली, मतलब इसकी मीटिंग जो है बाई एनुअली, मतलब हर 2-2 साल में रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था 2019 में, फिर 2020 में, तो बाई एनुअली तो नहीं है, ये तो मीटिंग इसकी एनुअली होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट। नहीं नहीं नहीं, है ना, इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट तो यही हुआ इसका, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना। देखो गलत हो सकता है इस टाइप का, ध्यान रखना। नाउ G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ओनली। अब यार ये वाला भी मेंबर कंट्रीज ओनली, इसमें इनवाइट भी कर लेते हैं, पर ये एक क्या बोलते हैं, वेबसाइट से क्वेश्चन मिला था मेरे को, तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट भी है। बट इट्स मीटिंग आर हेल्ड बाई एनुअली, मतलब 2-2 साल में, तो बाई एनुअली तो नहीं है, तो अपन ने इसको ए को काट दिया, है ना, तो ये अपना डी बना। और ओनली नहीं आना चाहिए इसमें, इस ऑप्शन के अंदर, है ना, ये भी अटेंड कर सकते हैं। क्यों, देखो अगर इसमें दो ऑप्शन गलत निकले, एक तो बाई एनुअली और एक ये, क्यों बताता हूं मैं आपको। मैम अगर मान लो इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो G20 के समिट्स होते हैं, तो उसके अंदर मेंबर के अलावा इनवाइटी भी तो है ना, तो उनके भी तो कोई ना कोई आएंगे, है ना, तो इनवाइटी भी है, तो उनके ऐसे डिग्निटरीज टाइप के लोग ही आएंगे, तो उनको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है कि नहीं। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, तभी मैं बोलता हूँ कि ये जो कोचिंग वाले जो होते हैं ना, ऐसे ही अरे गहरे नथु गहरे, वो 2 कौड़ी के क्वेश्चंस बनाते हैं। और यूपीएससी, बिल्कुल यूपीएससी का जो क्वेश्चन बनाने का स्टैंडर्ड है ना, बहुत हाई है, तो प्रैक्टिस जो होती है हमारी, वो यूपीएससी के हिसाब से ही होना चाहिए। अब G20 हेड्स और हेड ऑफ द स्टेट्स हैव एनुअल समिट्स, बाइनवली तो होता नहीं है, तो वही ऑप्शन। द ग्रुप ऑल्सो होस्ट सेपरेट मीटिंग्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, तो सेपरेट मीटिंग्स भी होती हैं, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे, ए बी और डी बी, है ना, मतलब ये दोनों सही होंगे, ए और डी। तो देखो यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने का काफी अच्छा स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ये जो इधर उधर वेबसाइट्स होती है ना, तो वो उस तरह से नहीं बनाती, तो क्या कॉन्सेप्ट भी हमारा उस तरह से डेवलप नहीं होता। और लिटरली बार बार मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्यों, ऑरा डेवलप होएगा यार, उससे उससे ही असली अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, तो करते रहना उन्हीं को। मैं बता रहा हूँ, अगर उस पर ग्रिप हुआ ना, तो 40 दिन का खेल होता है प्रीलिम्स को निकालने का, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अपना स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करो, खत्म कहानी। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। इन द मीटिंग ऑफ G20 यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। देखते हैं, G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर 85% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, बड़ी अच्छी बात है। G20 इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो कौन सा करेक्ट नहीं है, मुझे औरों का आइडिया कम है थोड़ा सा, लेकिन इसका तो पूरा पूरा आइडिया है। क्यों भाई साहब, दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो है 700 करोड़, और दो ही कंट्री मिलके बना गए 260 करोड़, तो 40% तो इन दोनों की हो गई, और 32 करोड़ आप अमेरिका की लगा लो, फिर रशिया की लगा लो,
तो ये हो गई लगभग 2/3 के ऊपर बराबर आ जाएगी। मतलब सारी अगर मैं बना लूँ, मान लूँ इनकी, तो लगभग 500 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ऑप्शन डी कट जाएगा, है ना। एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ये फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी वहां पे है ना इस तरह से दिमाग लगाना, दिमाग घुमाना अपना, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो उससे काम होएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्या है, ये रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। 6 गल्फ कंट्रीज ने मिलकर बनाई है। एक है बहरीन, कुवैत, देखो अल हबीबी टाइप के दोस्त हैं, अल हबीबी भाईजान, अल हबीबी वाले सारे कंट्रीज हैं, तेल पीते हैं, खूब मजा करते हैं, है ना। तेल पीवानी बन जानी लाइफ, वो वाले दोस्त हैं ये सारे। एक ओमान, एक कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है। और इसका एम क्या है, अचीव एवर क्लोजर यूनियन बिटवीन द एनर्जी रिच गल्फ कंट्रीज। ये सारे अल हबीबी टाइप के लोग बैठे हैं ना, तो यहाँ पर हिसाब किताब जमाना, और ये इनका फ्लैग है, सारे मेंबर कंट्रीज मिलके। ये हो गया गल्फ, बड़ी अच्छी बात। यूएई ने रिसेंटली अनाउंस किया है क्या, इट हैज फॉर्म्ड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप ग्रुप विद सऊदी अरेबिया, जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से सेपरेट है, बड़ी अच्छी बात। जिससे कि अब देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है ना, यूएई और सऊदी अरेबिया, दो तगड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर अलग से अपनी एक और पार्टनरशिप बना दिया, तो जिससे क्या हो जाएगा, जीसीसी की इंपॉर्टेंस थोड़ी फीकी पड़ सकती है, हो सकता है भाई अंडरमाइन कर ले इसकी पॉपुलैरिटी को। ठीक है भाई, अगलों की मर्जी, चाहते होंगे। अच्छा, जीसीसी का कुछ ज़्यादा सक्सेस रहा नहीं है। जो रीजन के अंदर डिप्लोमेटिक क्राइसिस आई है ना, सारे कट कट मर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें ये मिलके कुछ कंक्रीट फाइनल कुछ कर नहीं पाया बहुत अच्छा जिससे कि रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आए। अच्छा, दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई और इजिप्ट ने एन एयर लैंड एंड सी ब्लॉकेड इम्पोज किया था, किस पर, कतर के ऊपर, 2017 में जून में। वो अभी तक चालू ही है, तो कतर को दबाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कतर जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अब देखो सारे मिलके करते हैं, लेकिन वही है, चोर वही है जो पकड़ा जाए, चोरी सब करेंगे, वैसे वाला सा हिसाब किताब है इनका। चलो ठीक है, जो भी है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वो करेंगे अभी अपन। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज भी देखेंगे अपन, 1 2 7 कंट्रीज, 3 4 5, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 कंट्रीज हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कंट्रीज हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। बड़ी अच्छी बात, ये मैं मिटा देता हूँ इसको, आगे चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इनमें से कौन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, पर मैं इस क्वेश्चन को लॉजिक से करूंगा। ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। मैंने ऑप्शन लगाया ए। देखो जहां पर सऊदी अरेबिया आएगा ना, वहां पर ईरान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। शिया और सुन्नी का झगड़ा है ना, वो इन दोनों को ले डूबा। 99% जो पॉपुलेशन है ईरान के अंदर वो शिया पॉपुलेशन है। सऊदी अरेबिया सुन्नी मेजोरिटी वाला कंट्री है, और शिया सुन्नी में झगड़ा है। मिडिल ईस्ट का मोटा कॉन्फ्लिक्ट यही है। करबला का जो लड़ाई हुई थी ना, जिसमें जिसमें अली अली के पोते थे हसन, उनको मार दिया था येजदी ने, उस टाइम पे प्रोक्लेम्ड खलीफा थे, तो उस वजह से ताजिया वाला त्योहार मनाया जाता है। और येजदी इतना कमीना किस्म का आदमी था कि हसन की फैमिली के 63 फैमिली मेंबर्स को उसने खुले मैदान में मारा था। और उस फैमिली के जो मेंबर थे, सबसे छोटा मेंबर था 6 महीने का, और सबसे बड़ा मेंबर था 63 ईयर्स का। और उन्होंने, और जो मारने वाली सेना थी ना, 1 लाख की सेना थी, 1 लाख वर्सेस 63 मेंबर्स। इनके पास एक हथियार भी नहीं था,
और इनको 3 दिन तक पानी भी नहीं पीने दिया था। तो करबला की लड़ाई है ना, और शिया सुन्नी का क्या झगड़ा है, उसको आप यूट्यूब पे आप कहीं पे देखना, कभी अपने पास समय रहेगा ना तो अच्छे से समझाऊंगा मैं शिया सुन्नी का क्या झगड़ा है। अबू बकर और अली, तो इनके बीच में झगड़ा था कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में इनकी जो पॉलिटिकल सीट है इस्लाम की वो किसके पास जाएगी। तो हमेशा से टसल चलता आ रहा है। और हसन जो थे वो, अली जो थे वो पीस प्रिवेल करना चाहते थे, लेकिन जो कमीना किस्म का यजदी था वहां का कमांडर था मक्का वाले एरिया का, तो वहां पर उन्होंने उनको बेरहमी से मार दिया था। और उस टाइम पे हसन ने बोला था कि कभी कभी हमको ट्रुथ और पीस के लिए युद्ध जीतने की बजाय, युद्ध में मारने की बजाय हमें मरना भी पड़ता है, कि पीस हमेशा प्रिवेल करती रहे। और इस चीज की तारीफ दुनिया के हर लीडर ने की है, नेल्सन मंडेला से लेके महात्मा गांधी से, सब ने। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो उसको लेके क्या है, शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में यही झगड़ा है, तो वो कभी साथ नहीं आते हैं, दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस वजह से ईरान साथ में नहीं आएगा। अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो को सही से पढ़ो ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शिया सुन्नी का झगड़ा क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल इनको समझने की कोशिश करना। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। 1969 में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 मेंबर्स, इन्होंने मिलके एक ओआईसी इस्लामिक कॉरपोरेशन बनाई थी। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ पे है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के अंदर इनका हेड ऑफिस है। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। टर्की जो है ना, करेंटली इसकी चेयरमैनशिप होल्ड कर रखी है। The organization works to safeguard and protecting the interest of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony। बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन रिसेंटली इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। सुषमा स्वराज जी गई भी थी, जिसमें पाकिस्तान की जली थी। भाई जलेगी। However, Pakistan skipped the meeting citing the Indian minister's presence। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जली थी, है ना, पाकिस्तान की तो जलती है। और देखो इंडिया भी हमेशा बताऊंगा, अभी ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद में बताऊंगा। The organization state that the collective voice of Muslim world and work to the safeguard and protecting the interest of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony। है ना, ये इसका एम है, ये इसका मोटो है। इसका पतला नहीं है, ये इसका मोटो है। बड़ी अच्छी बात, होना भी चाहिए। इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? तो मेंबर कंट्रीज हरे वाले हैं सारे। बड़ी अच्छी बात। तो जितने भी हरे हैं ना, ये इस्लामिक कंट्रीज, ये इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस किसको? रशिया को, और इन सबको, थाईलैंड को, इन सबको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। सस्पेंडेड स्टेट कौन है? सीरिया, इसको सस्पेंड किया कर रखा है। अच्छी बात है। अब देखो, इंडिया में इंडोनेशिया के बाद में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन है। मतलब इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। बिल्कुल है। और कई इस्लामिक स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? वी आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। बोलना भी यही चाहिए, है ना, मेन स्ट्रीम के लोग हैं, है ना, तो ऐसे अपने को नहीं बोलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। फिर भी ओआईसी इंडिया को मेंबरशिप क्यों नहीं देता? बार बार इंडिया अप्लाई करता है। तो एक तो पाकिस्तान लॉबिंग करता है, और जो भी है, ओआईसी वाले क्या बोलते हैं, एक तो कश्मीर का मुद्दा, उसको लेके इंडिया को नहीं बनाते हैं, और कहते हैं कि आपके यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करते, ऐसा बोलते हैं वो। ये मतलब उनके कुछ अपने रीजंस हैं, जैसे अयोध्या वाला इशू था, तो इनको बोलते हैं, इनको चीज़ों को करके बोलते हैं कि आपको ओआईसी के अंदर मेंबरशिप नहीं देंगे। तो ऐसे करके इंडिया का रोड़ा अटका हुआ है। तो अगर इंडिया इसका अगर पार्ट बन जाता है तो इंडिया की और बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, एक और इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया अपनी बात रख पाएगा। तो देखो, कंट्री के अंदर टर्मोइल्स खत्म होने चाहिए, दंगे फसाद वाला हिसाब किताब बिल्कुल खत्म होना ही चाहिए, और साथ में चीज़ें सुधरनी चाहिए। ओवरऑल कंट्री को फायदा मिलेगा ही। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बढ़िया चीज पढ़ते हैं अपन, ओपेक।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखते हैं इसको भी। तो ये ओपेक कंट्रीज क्या होते हैं, इनको देखते हैं। देखो 14 ऐसे नेशंस हैं जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, क्यों? संगठन में शक्ति है भाई साहब। तो वो करते क्या है, नाम से ही है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करेंगे तो किस तरह से एक्सपोर्ट होना चाहिए, साथ मिलके करेंगे तो बार्गेनिंग कैपेसिटी बनेगी, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते होंगे। तो ये करते क्या है, कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई देयर पेट्रोलियम पॉलिसीज, बिल्कुल, एंड एंश्योर स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट्स इन ऑर्डर टू हैव रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमर्स। मिसमैच नहीं हो, ना मनी का ना पेट्रोल का। अ स्टडी इनकम टू प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए। फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन द क्या पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसीलिए इन्होंने ग्रुप बना लिया। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कहाँ पे पड़ती है, ऑस्ट्रिया में। बड़ी अच्छी बात। मेंबर कौन कौन है, जल्दी से देख लेते हैं। ईरान, इराक। अब देखो ऑयल प्रोड्यूसिंग का है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ही होंगे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गयाना और कोंगो। कतर ने बोला कि हम जनवरी 2019 से इसके मेंबर नहीं बनेंगे, बड़ी अच्छी बात। रशिया भी ओपेक का मेंबर नहीं है, भले ही ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो कंट्रीज अकाउंटेड फॉर एन एस्टिमेटेड 42% ऑफ अ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 73% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। मतलब 73% तो रिजर्व इनके पास है और 42% उसका प्रोड्यूस कर ही, मतलब 42% ओवरऑल जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका हिस्सा है। तो ये बड़े पोटेंट कंट्रीज हैं इस मामले में, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल तो वैसे है ना वेनेजुएला में मिलता है। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल भी मिलता है और फिर भी वहाँ की सिचुएशन खराब है। तो देखो आदमी क्या होता है, वो ये तो वही वाली बात हो गई, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी भी आपके बच्चे बिगड़ गए। तो मिसमैनेजमेंट से आदमी बर्बाद होता है, गरीबी से बर्बाद नहीं होता। चलो ठीक है। 2/3 of the OPEC oil producing and reserve are 6 Middle Eastern countries that are surrounded oil rich Persian Gulf। बिल्कुल है ही, ये अल हबीबी वाले सारे दोस्त हैं यहाँ पे। अच्छा, ओपेक जो है ना वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और कोलैब करके चलता है, जैसे एपैक, यूरोस्टैट, आईईए, ओलेड, यूएनएसडी, है ना, इन सब के साथ में भी देखो अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बनी रहे। एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन पूछता है 2007 के बाद से जो ओपेक है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्या पब्लिश करता है, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। बस याद रख लेना इसको, इसको याद रखना, यूपीएससी पूछ लेगा। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक कौन निकालता है, ओपेक निकालता है। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री का, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बड़ी अच्छी बात, करना भी चाहिए। यही करेंगे और कौन करेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपेक वाले कंट्रीज कौन से हैं, तो ये सब। अच्छा, वेनेजुएला मैंने बताया नहीं था, इसमें नहीं लिख रखा वेनेजुएला। ईरान, इराक, हाँ वेनेजुएला है ना, हाँ वेनेजुएला मिस कैसे हो गया, सबसे ज़्यादा तो प्रोड्यूस वेनेजुएला ही करता है। तो ये हो गया, वेनेजुएला हो गया, सारे कंट्रीज हो गए, ये ओपेक कंट्रीज हैं। बड़ी अच्छी बात। ये कंट्रीज कौन से इनका फिर से नाम देख लो, इक्वेडोर, वेनेजुएला, अल्जीरिया ये है, लीबिया ये है, अपने मैप में मार्क करते जाओ। अंगोला, गैबोन, नाइजीरिया, उसके बाद में इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। ओके, ओपेक कंट्रीज हो गई, बड़ी अच्छी बात। अब इनका ऑयल शेयर भी देख लेते हैं। देखो दुनिया के अंदर जितना भी तेल निकलता है, जितना भी तेल निकलता है, तो 79.4% ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज 20.6 बिलियन। ठीक है, उसमें वेनेजुएला 25%, सऊदी अरेबिया 22.4%, ईरान 13%, इराक 12%। यार बहुत तेल निकालते हैं यार ये तो। कुवैत, छोटा सा यूएई है, 8.2%। कमाल खेल गए यार ये तो। लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इक्वेडोर, क्या हो रहा है देखो। ठीक है, वेनेजुएला सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है दुनिया में, लेकिन फिर भी गरीब है, क्यों, मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल क्राइसिस है वहाँ पे। देखो वेनेजुएला का हिसाब किताब ये आ गया।
है ना, ये वेनेजुएला का शेयर है। और दूसरे नंबर पर अपना सऊदी अरेबिया, तो इसका शेयर देखो कितना ज़्यादा है। खैर सऊदी अरेबिया तो मज़े लेता है ज़िंदगी के, हैं उसके तो जो शेख हैं सारे ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। चलो ठीक है, लेने दो, हम भी लेंगे, हमें तो इम्पोर्ट करना पड़ता है। 70% इंडिया की जो पेट्रोलियम नीड्स है ना वो इम्पोर्ट करने से होती हैं। ठीक है, अच्छी बात, आगे चलते हैं। आगे तो खाली पेज है, कोई नहीं। अब OECD देखते हैं। ओसीडी नहीं है, OECD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसको स्टार्ट कैसे किया गया था? 18 यूरोपियन कंट्रीज और प्लस यूएस आए, तो बोले, और कनाडा भी साथ में आया। 18 यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूएस प्लस कनाडा, बोले कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। मगर भाई साहब कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन ठीक है चलो बना ली। अब बढ़ते 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 36 मेंबर हो गए इसके, है ना, जिसमें कि एडवांस कंट्री नहीं, साथ में एमर्जिंग कंट्रीज भी हैं। मैक्सिको, चिली और टर्की वो भी इसका हिस्सा है। और यूरोपियन कमीशन ऑल्सो पार्टिसिपेट्स अलोंग साइड मेंबर्स इन डिस्कशन ऑफ OECD। OECD हो गया, देख लेते हैं। अच्छा, इट ऑल्सो वर्क्स क्लोजली विद नॉन मेंबर्स लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका थ्रू एनहेंस एंगेजमेंट प्रोग्राम। इनसे भी मिल बांट के काम करना पड़ेगा। उसके साथ में क्या है, इन्होंने एक एडमिनिस्टर एंड पब्लिश एक प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, पीसा जिसको बोलते हैं, विच इज़ अ रेगुलर असेसमेंट ऑफ द अटेनमेंट ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड इन द 3 एरियाज ऑफ नॉलेज, thus measuring the performance of the education system across countries। इस पॉलिसी का इंडियाज भी सिग्नेटरी है। इससे क्या एजुकेशन की ओवरऑल पॉलिसी इंप्रूव होने में फायदा मिलेगा। तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल खुश होता होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ डाटा असेसमेंट कुछ लेती होगी दिल्ली सरकार, एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं वो, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। रिसेंटली जो मीटिंग कंक्लूड हुई थी, ओपेक एग्रीड किया था इंक्रीज इन डेली आउटपुट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस विच वाज अर्लियर कट डाउन ड्यू टू सप्लाई सरप्लस। आपको पता होगा ना, बीच में 29 बैरल हो गया था, $29 पर बैरल रेट हो गई थी क्रूड ऑयल की, लेकिन अब वो फिर से 105 हो गई है। तो इकोनॉमी का जो सिनेरियो था ना, वो क्या क्राइसिस कैसे क्या आए थे, तो कार्टलाइजेशन होने लग गया था तो उसको समझना इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन फिर से अब मामला बढ़ने लगा है ना, तो इसको ये संज्ञान में लेंगे। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है दैट द कार्टल आउटपुट वुड बी इंक्रीज्ड बाय अबाउट 1 मिलियन बैरल पर डे। तो बोले हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बड़ी अच्छी बात ठीक है। ओपेक कंट्रीज ये हैं, डिंग डोंग, ये पुराने वाले नए वाले जुड़ जुड़ा के ओपेक 36 कंट्रीज हो गए हैं। ठीक है भाई साहब, 36 ओपेक कंट्रीज हैं, इनको देख लो आप। तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट को यहीं पे एक बार के लिए होल्ड करते हैं।